हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है 23 जून को हमारी पीएससी प्री की एग्ज़ाम होने वाली है और भारी डिमांड आ रही थी, सर आपने हमें 7th यूनिट कंप्लीट नहीं कराई है। तो हम आपके लिए एक और बार आए हैं 7th यूनिट लेके। आज के इस टॉपिक में हम 3 टॉपिक मेनली कवर करने वाले हैं। एक तो उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें हम इसरो के महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बात करेंगे कि इसरो के कौन कौन से महत्वपूर्ण मिशन थे जिन्होंने इन्हें लॉन्च किया। जैसे आदित्य L1 पिछली बार पूछा गया था, चंद्रयान 3 के बारे में पूछा जा सकता है, गगनयान मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। इन सभी की इस टॉपिक में हम बात करेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में कि पूछा गया था एक बार कि वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो इन सब पे हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे सतत विकास की अवधारणा। दोस्तों, सतत विकास की अवधारणा की मैं आप बताना चाहूँगा कि इसमें हम मेनली प्री के हिसाब से पढ़ेंगे। जब हम मेंस के हिसाब से जाएंगे तो वो कम से कम 3 से 4 लेक्चर का एक टॉपिक होगा, पर हम प्री के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इस कारण इन 3 ही टॉपिक को आज के इस लेक्चर में हम समाप्त कर लेंगे। इसका सेकेंड पार्ट हमारे डीसी सर लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो उसको कवर कर देंगे। फिर साथ में कभी आगे होता है तो मैं आपको इसके एमसीक्यू भी कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। यानी सीधी सी बात करना चाह रहा है, ये किसके बारे में बात करेगा? इसरो के बारे में बात करना चाहता है। इसरो जो कि भारत का एक अंतरिक्ष संस्थान है, जो कि भारत में जितनी भी अंतरिक्ष से रिलेटेड काम होते हैं या लॉन्च होती है, इन सभी का काम कौन करता है? इसरो करता है। तो आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले इसी की बात करने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम उपग्रह की बात करते हैं। सर, उपग्रह होते क्या हैं या सैटेलाइट होती क्या है? देखिए, सैटेलाइट की जब हम बात करते हैं कि एक है हमारा क्या, सूर्य, और एक है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य के आइट साइड जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम मेनली क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। जैसे कि आप पृथ्वी के बगल में देखेंगे कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो उसे भी हम क्या मानते हैं? उपग्रह के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो पृथ्वी और सूर्य के आइट साइड चक्कर लगाएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, उपग्रह के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से उपग्रह को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। अब प्राकृतिक उपग्रह क्या होंगे कि सर जो वायुमंडल में पहले से ही उपस्थित है, जैसे कि चंद्रमा क्या कर रहा है? हमारे पृथ्वी का क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, यानी वो क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह है। जब हम कृत्रिम उपग्रह की बात करेंगे तो कृत्रिम उपग्रह क्या होंगे? जो कोई भी देश की संस्थान बनाएगी और वह क्या करेंगे? पृथ्वी या सूर्य के आइट साइड चक्कर लगाएंगे। जैसे हमारा चंद्रयान मिशन की बात करते हैं तो ये क्या करेगा? चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा पर पहुंचाया गया था। ये तो एक मिशन है। छोड़ो, आदित्य L1 को लेते हैं अपन। आदित्य L1 को क्या किया? इसरो ने बनाया और इसरो ने इसे छोड़ा या लॉन्च किया। और ये क्या कर रहा है? सूर्य के आइट साइड चक्कर लगा रहा है और सूर्य का क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। तो ये क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मुख्य रूप से संचार, शिक्षा, मौसम आदि से संबंधित होते हैं। जैसे मौसम संबंधी जानकारी के लिए भी हम कुछ सैटेलाइट छोड़ते हैं जिन्हें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के अंतर्गत माना जाता है। संचार के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ते हैं। फिर एजुकेशन के लिए हम मेनली एजुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट को छोड़ते हैं। तो यही सभी सैटेलाइट के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब सबसे पहले बात क्या आती है? सर, आप हमारे उपग्रह की बात करते हैं। तो देखो, उपग्रह यानी सैटेलाइट हम इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ जाना। सैटेलाइट सबसे पहले निर्माण करने के लिए भारत में एक संस्था होगी कि नहीं होगी? उस संस्था की हम बात करेंगे। अब ये संस्था क्या करेगी कि सबसे पहले सर सैटेलाइट बनाना चालू करेगी। ठीक, सैटेलाइट जब ये बना देगी संस्था, अब उसे क्या होगा? छोड़ने या लॉन्च करने की बात आएगी। तो छोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का आप सबने नाम सुन रखा होगा। फिर उसके बाद हमें क्या पड़ेगी कि कहाँ से हमें इस रॉकेट को लॉन्च करना है, उसके लिए हमें एक स्थान की भी जरूरत पड़ेगी कि सर एक स्थान होना चाहिए, यहाँ से हम क्या करेंगे? हमारे रॉकेटों को लॉन्च करेंगे।
तो इन सभी की हम क्या करेंगे, बात करने। मैंने क्या बताया, एक संस्थान होगी जो सैटेलाइट को बनाएगी, उसके बाद हमारे पास उन्हें छोड़ने के लिए या लॉन्च करने के लिए कि रॉकेट होगा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि वहाँ किस स्थान से छोड़ा जाएगा, उसके लिए हमारे पास एक स्थान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आती है सर इनको जो सैटेलाइट का जो निर्माण करती है वो संस्था कौन सी है। तो देखो यहाँ से सीधे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या आप बोले तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए जो भी संस्थान काम करता है उसका नाम क्या है, इसरो। इंग्लिश में पूर्ण रूप आपको याद रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये क्या है, इसरो है। इसका पूर्ण रूप भी पीएससी ने पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है। इसरो क्या काम करता है हमारे यहाँ सर, सैटेलाइट या कुछ भी अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी रिसर्च का काम होता है वो कौन करता है, हमारे यहाँ इसरो करता है। इसरो की स्थापना होती है जब भारत में प्रधानमंत्री होती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए एक संस्था का गठन होता है जिसे इसरो कहते हैं। कब होता है इसकी स्थापना, 15 अगस्त 1969 के दिन इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। आप भूल मत जाना, पीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में इसके निदेशक कौन है या चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ इसके क्या है, वर्तमान में चेयरमैन है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब अपन ने इसरो की बात कर ली, सर आपने संस्थाओं की बात बता दी। अब सर हमारे यहाँ बात बताइए कि जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या हमारा जो हुआ तो इसका विकास कैसे हुआ, कि सर अंतरिक्ष कार्यक्रम हमने कैसे लॉन्च करने की। तो देखिए अमेरिका क्या कर रहा था, 1960 के दौरान लगातार अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था। कहीं ये चंद्रयान मिशन लॉन्च कर देता था जिसे इनके यहाँ अपोलो मिशन बोलते थे। ठीक है, अपोलो मिशन चंद्रमा पर स्टडी करने के लिए कुछ कुछ इनने सैटेलाइट लॉन्च की। तो उस दौरान हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई गुजरात से संबंधित थे। इनके द्वारा क्या कहा जाता है कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए हम कुछ काम करें। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए जब काम करते हैं तो ये सबसे पहले भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात रखते हैं प्रधानमंत्री के सामने। ठीक है, कब, 1960 के दौरान। फिर इसी के कारण क्या होती है, इनकी संकल्पना के कारण भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम लगातार वर्तमान में जितना भी हम मिशन छोड़ते हैं वो इन्हीं की देन है। इसी कारण भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर साराभाई को माना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। एमपीपीएससी ने इन्हें भी प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो आपको याद रखना ये विक्रम साराभाई है जिन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। मैंने क्या क्या बता दिया, संगठन बताया इसरो, 15 अगस्त 1969 के दिन उसकी स्थापना हुई, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में, दिल्ली मत लगा के जाना। फिर उसके वर्तमान में निदेशक की हमने बात करी तो एस सोमनाथ, मैंने उसको क्या बताया आपको, उसके प्रमुख बताए। फिर सर अंतरिक्ष कार्यक्रम की भारत में शुरुआत कैसे हुई, तो 1960 में हुई थी। सर किसके द्वारा, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उसकी क्या रखी थी, आधारशिला रखी थी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत में आना चाहिए। इसी कारण अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं, विक्रम साराभाई को बोलते हैं। यहाँ पीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, अब मैंने तीसरी बात की थी कि सर आपको क्या करने पड़ेंगे, कि सर जब हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है तो पहले हमारे देश में क्या होता था 1980 तक, कि हम दूसरे देशों में जाकर उनकी टेक्नोलॉजी या उनके रॉकेट का इस्तेमाल करके क्या करते थे, हमारे यहाँ रॉकेट को लॉन्च करते थे या हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करते थे। फिर भारत में 1980 के दशक में क्या किया, एक रॉकेट बनाया SLV नाम का, लॉन्च व्हीकल इसे बोलते हैं मेनली, या रॉकेट भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, सैटेलाइट को छोड़ने के काम आता है। 1980 के दौरान भारत सरकार द्वारा या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए जो काम कर रही थी इसरो ने भारत का पहला लॉन्चिंग रॉकेट बनाया, लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जिसका नाम SLV-3 था। SLV-3 का पूर्ण रूप था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पूर्ण रूप। फिर PSLV, इसका पूर्ण रूप क्या होता था, पोलार। देखो SLV तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर P आएगा तो P का आप क्या कर देंगे, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 9 जून के दिन एक एग्जाम हुआ था हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें PSLV का पूर्ण रूप पूछा गया है।
9 जून की बात है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। फिर देखिए, फिर एक आता है GSLV। तो GSLV में आपको कुछ नहीं करना है, जियो सिंक्रोनस लगाना है। क्या लगाना है? जियो सिंक्रोनस। और आगे SLV का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। फिर उसके बाद वर्तमान में अभी हमारे यहाँ GSLV मार्क 3 यानी GSLV जो है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसका तीसरा वर्जन आ चुका है। इसके द्वारा ही हमारे यहाँ आदित्य L1 को हाल ही में प्रक्षेपित या लॉन्च किया गया था। मैंने क्या बताया सर, सबसे पहले 1980 के दशक में हमारे यहाँ लॉन्च व्हीकल बनाना चालू करा इसरो ने, और उसने सबसे पहला SLV-3 बनाया। SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी सीधी सी बात है, अंतरिक्ष में जो भी हमें प्रक्षेपित करना है उपग्रह, उसका एक लॉन्च व्हीकल है, उसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा गया। फिर उसके बाद उसका अपडेट वर्जन आया PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके द्वारा आप पोलार पे क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। फिर उसके बाद GSLV वर्तमान में चल रहा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों आप इनका नाम इंग्लिश में ही याद रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी वर्तमान में मार्क 3 की बात चल रही है। तो ये हमारे यहाँ क्या है, इसरो के द्वारा बनाए गए कुछ लॉन्च व्हीकल है, उनका मैंने आपको बताया। अब आगे बात करते हैं कि सर अब आपने रॉकेट बता दिए, हमने देख ली किस कौन सी संस्था बना रही, तो सर ये सभी किस स्थान से इन सभी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा नाम की, क्या है, श्रीहरिकोटा नाम की एक जगह है आंध्र प्रदेश पे। वहाँ पर सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च करने का एक क्या स्थान बना रखा है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में बना हुआ है हमारे यहाँ, उसका नाम क्या है, सतीश धवन के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तो आपको याद रखना हमारे यहाँ कहाँ पर है लॉन्च स्टेशन, कि सर श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन के नाम पे उसको रखा गया। अभी हाल ही की बात है, 2 महीने पूर्व की करंट अफेयर का है, तो आ सकता है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि दूसरा जो है स्पेस पोर्ट, यानी क्या, यहाँ से हमारे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। यानी थोड़े दिन बाद भारत में 2 स्टेशन हो जाएंगे जहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। पहला श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, दूसरा कहाँ पर बनाया जा रहा है, तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिए, प्रमुख भारत के हमने लॉन्च व्हीकल की बात करी, कहाँ से हम प्रक्षेपित करते हैं, लॉन्च करते हैं, उनकी भी बात करी। अब भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार छोड़िए, इसरो की बात करते हैं। अब इसरो किसके लिए काम करता है, इसरो मेनली सैटेलाइट को बनाने के लिए काम में लगता है। ठीक है, तो इसरो क्या करता है, अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम की एक पहली सैटेलाइट बनाता है। क्या बनाता है, आर्यभट्ट नाम की एक पहली सैटेलाइट बनाता है, जिसे 19 अप्रैल सन 1975 को रूस से क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। क्या किया जाता है, रूस जिसे सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, यहाँ से क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। MPPSC ने पूछा हुआ है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आपको याद रखना है पहला उपग्रह जो था भारत का वो क्या था, आर्यभट्ट नाम से था। उसे लॉन्च कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। कुछ इस प्रकार का था आर्यभट्ट, जो कि 11 फरवरी 1992 तक क्या रहा, कार्यशील रहा, उसके बाद ये समाप्त हो गया। बस आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी, भारत का पहले उपग्रह का नाम क्या था सर, तो आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल सन 1975 को इसे लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया था, सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। अब सर लॉन्च स्टेशन इसका सोवियत संघ या रूस में क्यों था, इसलिए था क्योंकि उस दौरान हमारे यहाँ कोई भी लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित नहीं किए गए थे। ठीक है, इसके बारे में जरूर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। यही सब क्या है, उपग्रह के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, ये पहली उपलब्धि है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अब आती है एक इनसेट श्रृंखला। इनसेट श्रृंखला इसरो के द्वारा ही बनाई जाती है। इसका पूर्ण रूप रहता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, कब लॉन्च की जाती है, 1983 में इसे लॉन्च किया जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में इसका काम करने के लिए बात करते हैं। यानी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इसका काम करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कम्युनिकेशन कैसे, आज हमें बात करना है किसी से,
आपने पढ़ रखा होगा कि जो हमारे मोबाइल के सिग्नल होते हैं टावर से टकराते हैं, तो ऐसे ही कुछ सैटेलाइट लॉन्च करी किसने, इसरो ने, जो कि कहाँ पर अंतरिक्ष में घूमती रहती है। जब आप कॉल लगाएंगे तो आपका सिग्नल सैटेलाइट से टकराएगा और सैटेलाइट उसके मुख्य बिंदु पे उसे पहुंचा देगा। इसके लिए ही कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इनसैट श्रृंखला क्या लेके आई थी, इसरो लेके आई थी। पीएससी ने पूछा हुआ था इनसेट किस प्रकार की सैटेलाइट है, तो इनसेट एक कम्युनिकेशन प्रकार की सैटेलाइट है जो किसके लिए काम की जाती है, कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा होता है आईआरएस सैटेलाइट सीरीज। आईआरएस का पूर्ण रूप होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम किसमें काम करती है, पहले सुन लीजिए। 1979 में भारत सरकार द्वारा या इसरो द्वारा क्या की जाती है, मेनली भारत सरकार बोल रहा हूँ यानी इसरो की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष मंत्रालय के अंतर्गत ये सब आता है। ठीक है, अब क्या करता है इसरो 1979 में भास्कर नाम की एक क्या करता है, आईआरएस यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता है 1981 में एक और छोड़ता है भास्कर 2। अब पूछेगा भास्कर नाम की सैटेलाइट किस प्रकार की सैटेलाइट है, शिक्षा सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो आप क्या बताएंगे, वह एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का अपन ने मेंस में भी पढ़ रखा था। क्या था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मेनली इस्तेमाल क्या होता था, किसी भी क्षेत्र का भूगोलिक वितरण को समझने के लिए सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैपिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। तो भारत ने कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ी, जैसे IRS-1 है, IRS-1B, ओशियन सेट यानी जो आइट साइड हमारा महासागर है उसका अध्ययन करने के लिए ओशियन सैटेलाइट को छोड़ा, कार्टोसेट छोड़ी इनने, और रिसोर्स सेट इनने छोड़ी। तो आपको याद रखना है, इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि पीएससी में यही पूछा जाएगा ओशियन सेट किस प्रकार की सैटेलाइट है, तो आपको याद होना चाहिए कि यह क्या है, एक प्रकार की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसकी सहायता से हम किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का क्या करते हैं, मानचित्रण करते हैं या वहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, अब आगे हम एजुकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं जिन्हें एजुसेट नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत सरकार या इसरो ने 2004 में इसे लॉन्च किया और भारत की पहली एजुकेशन सैटेलाइट का था एजुसेट, जिसे GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, इसरो ने सबसे पहला एजुकेशन सैटेलाइट 2004 में लॉन्च किया था और उसका नाम था एजुसेट या इनसेट-3 या GSAT-3, GSAT-3 उसका नाम था। अब देखिए इसरो ने कुछ प्रमुख एजुकेशन सैटेलाइट छोड़ी है। एक का नाम है अनुसेट, एक का नाम है स्टूड सेट, फिर जुगनू, SRM सेट, स्वयं, सत्यभामा सेट, पीएससी ने पूछा हुआ है, पी सेट, प्रथम, NIU सेट, फिर कलाम सेट, सतीश धवन सेट, यूनिटी सेट और इंस्पायर सेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी एजुकेशन सैटेलाइट है जिसमें से सत्यभामा सेट पीएससी पूछ चुका है, कलाम सेट पीएससी पूछ चुका है, सतीश धवन सेट पीएससी पूछ चुका है। तो ये क्या है, हमारे कुछ प्रमुख एजुकेशन सैटेलाइट है जिन्हें इसरो ने लॉन्च किया है। आपको इन सब के बारे में जरूर याद रखना है। अब देखिए, अब इसरो क्या कर रहा है, क्या वर्तमान में क्या हो रहा है कि लोगों की दिलचस्पी अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है कि सर हम भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो इसके लिए क्या करा, 2018 में इसरो द्वारा यूविका प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यूविका का पूर्ण रूप होता है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। याद रखना, अभी हाल ही में चर्चा में था क्योंकि इसका 4th पार्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, चौथे ईयर। तो कब लॉन्च किया गया था, 2018 में। पूछेगा विद्यार्थियों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए इसरो कौन सा प्रोग्राम चला रहा है, तो उसका नाम है यूविका प्रोग्राम। ठीक है, डन, समझ में आया। तो ये हमने कुछ बात करी। अब हम बात करते हैं कि इसरो के कुछ मिशन के बारे में कि सर जैसे इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए कुछ मिशन लॉन्च किए हैं, फिर चंद्रमा के अध्ययन के लिए कुछ मिशन लॉन्च किए हैं। अभी भारत क्या करने वाला है, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को पहुंचाने के लिए भी एक मिशन लॉन्च करने वाला है। तो कुछ उन मिशन की और बात बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम चंद्रयान मिशन की बात करते हैं। चंद्रयान मिशन के बारे में सीधा आपको इतना याद रखना है, चंद्रयान मिशन क्यों पहुंचाया जा रहा है कि सर भारत को क्या करना है,
मेनली कि चंद्रमा की स्टडी करना है कि यहाँ पर कैसा पानी है, यहाँ पर किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, किस प्रकार की यहाँ पर रॉक्स पाई जाती हैं, इन सभी का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार अभी तक चंद्रयान 3 तक लॉन्च कर चुकी है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। आप सभी को पता है चंद्रयान 3 साउथ किस पे, साउथ पोल पे क्या होता उतरा था, यानी दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था, जिसके बाद भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो यहीं से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए चंद्रयान मिशन की बात करते हैं, चंद्रयान फर्स्ट की। तो चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया जाता है? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, जो कि कहाँ पर था? श्रीहरिकोटा में था। अब ये क्या होता है, ये मिशन फेल हो जाता है, हमारा आगे काम करना ये बंद कर देता है। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ, चंद्रयान मिशन जो था भारत का, उसके लिए हामी या मंजूरी किसने प्रदान की थी? मेनली अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके लिए, अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इनके लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। फिर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान भारत का पहला चंद्रयान मिशन छोड़ा जाता है, उसे चंद्रयान 1 बोलते हैं। कब छोड़ा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रयान मिशन 2 की। चंद्रयान मिशन 2 के बारे में आपको ही पता है कि भारत ने लॉन्च किया था, पर वो परफेक्ट क्या हो पाया था, उतर लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिसके कारण हमारा क्या हो गया था, संपर्क टूट गया था और हमारा चंद्रयान मिशन 2 क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो चंद्रयान मिशन 2 की बात करते हैं, तो चंद्रयान मिशन 2 को कब छोड़ा गया था? 15 जुलाई 2018 को क्या 15 जुलाई 2019 को क्या किया गया था? चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका भी मुख्य उद्देश्य था कि हम दक्षिणी ध्रुव पे जाएंगे, पर यह लैंड करने में असफल हो गया था, क्योंकि इसके रोवर के साथ हमारा क्या हो गया था, कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाया था या कनेक्शन कट हो गया था। ठीक है, इसे किसकी सहायता से पहुंचाया था? GSLV मार्क 3 के द्वारा इसको पहुंचाया गया था। इसका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसमें 3-4 उपग्रह लगाए जाते हैं। तो देखिए इसमें एक लैंडर था, क्या उसका नाम क्या था? विक्रम था, और एक रोवर था, उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। आपको याद रखना दोनों कि लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ये दोनों को चंद्रयान मिशन 2 के साथ लॉन्च किया गया था, और इनको चंद्रयान मिशन 3 में भी लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं चंद्रयान मिशन 3 की। तो 14 जुलाई 2023 के दिन भारत द्वारा क्या किया जाता है? चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, कहाँ से? सतीश धवन स्टेशन से इसे लॉन्च किया जाता है। इसकी अनुमानित लागत थी 615 करोड़ के समथिंग। इसे भी किसके द्वारा छोड़ा जाता है? LMB-3 मार्क 4 के द्वारा छोड़ा जाता है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसका पूर्ण रूप क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा ही क्या किया जाता है? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। कब किया जाता है? 14 जुलाई 2023 के दिन इसे लॉन्च किया जाता है। 23 अगस्त के दिन ये क्या होता है? चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाता है। इसके साथ ही भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाता है। अब यहाँ पर पूछेगा चंद्रयान मिशन 3 चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरा था? तो आपको याद रखना है किस पे उतरा था? दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसके साथ 2 वापस इक्विपमेंट पहुंचाए जाते हैं, एक है लैंडर और एक है रोवर। ठीक है, तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। आपको याद नहीं होता तो आपको याद रखना कि रोब किसका होगा? जिसके पास हमेशा ज्ञान होगा उसका हमेशा रोब होगा। तो यानी रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। और जो भी लैंड करेगा वह क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से क्या करता है? लैंड करता है। क्रम वाइज तरीके से क्या करता है? कुछ भी चीज लैंड करती है, इसीलिए उसका नाम लैंडर रखा गया था। उसका नाम क्या था? विक्रम था। अब क्या हुआ, जब 23 अगस्त के दिन यहाँ पर क्या हुई? लॉन्चिंग हुई दक्षिणी ध्रुव पे। तो 23 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री द्वारा कुछ घोषणाएं की गई कि 23 अगस्त को हर बार हम क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि जिस जगह पर चंद्रयान 3 का जो हमारा लैंडर है, जिसका नाम क्या था? विक्रम, उतरा है, उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, फिर एक और बात की तिरंगा पॉइंट की, कि यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन ने लैंड किया था, उस जगह को हम तिरंगा पॉइंट के नाम से जानेंगे। तो यह भारत सरकार ने 3 घोषणा की थी,
जब 23 अगस्त के दिन हमारे यहाँ क्या हुई थी, लैंडिंग हुई थी, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विक्रम लैंडर यहाँ पर उतरा चंद्रयान 3 का, उस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानते हैं। और चंद्रयान मिशन 2 यहाँ पर उतरा था, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट के नाम से जानते हैं। 23 अगस्त के दिन हमेशा क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा हर साल। ठीक है, तो ये चंद्रयान 3 की बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं किसकी, सूर्य मिशन की। अब देखिए इसरो ने ही क्या किया, सितंबर 2023 में आदित्य L1 नाम से भारत का पहला सौर मिशन को लॉन्च किया। ठीक है, क्या नाम था भारत के पहले सौर मिशन का, आदित्य L1 उसका नाम था। उसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। उसका लॉन्चिंग व्हीकल का नाम था PSLV C57, यानी पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C57 उसका क्या था, लॉन्च व्हीकल का नाम था। कहाँ से लॉन्च करेंगे सर, हमारे यहाँ एक ही अंतरिक्ष स्टेशन है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से क्या किया गया था, इसे मेनली लॉन्च किया गया था। PSC ने प्रीवियस ईयर में पूछा था कि इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या था, उसका नाम क्या है, आदित्य L1 है। क्या करेगा कि सर सौर की स्टडी करेगा कि सूर्य इतना गर्म क्यों होता है, उसके आइट साइड कितने बिंदु होते हैं, कोरोना का अध्ययन करेगा, इन सभी का अध्ययन क्या करेगा, हमारा आदित्य L1 मिशन करने वाला है। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं गगनयान मिशन की। तो भारत सरकार का गगनयान मिशन का मुख्य लक्ष्य है कि भारत के जितने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करते हैं व्यक्ति, उन्हें क्या करना है, अंतरिक्ष यात्री हमें पहुंचाना है गगन में। यह भारत सरकार का लक्ष्य है। कब तक कि सर इसे 2025 में लॉन्च करने की भारत सरकार ने वो दिए कि 2025 में हमें इसे लॉन्च करना है। इसके द्वारा हाल ही में क्या किया गया, भारत सरकार द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम उन्होंने किया कि 4 लोगों को हम अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। उनका एक का नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ये 4 लोग हैं, इनको कहाँ पर पहुंचाया जाएगा, अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। अब पेपर में इनका नाम नहीं पूछेगा, पेपर में पूछेगा कितने लोगों को गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा, तो 4 लोगों को पहुंचाया जाएगा। उसका नाम बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला उनका नाम है। अब भारत सरकार सबसे पहले क्या करेगी कि जो इनका गगनयान मिशन लॉन्च होगा उसमें सबसे पहले ये एक रोबोट को पहुंचाएंगे। किसको, रोबोट को पहुंचाएंगे, जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र उसका नाम है। यानी व्योम यानी अंबर और मित्र यानी अंबर का दोस्त। व्योम मित्र का पूर्ण रूप क्या है, अंबर का मित्र। पूछा है PSC ने उसका पूर्ण रूप भी। और वो क्या है, एक प्रकार का हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है। पूछेगा कि व्योम मित्र किस मिशन के लिए बनाया गया है, तो आपको याद रखना है किस मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये गगनयान मिशन की बात हुई जो हम फ्यूचर में पहुंचाने वाली है हमारी क्या, इसरो। तो ये हमारी क्या हो गई, इसरो के प्रमुख, भारत की उपग्रह के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां हो गई। अब एक और की बात कर लेते हैं, एक्सपोसैट 1। एक्सपोसैट 1 इसे 1 जनवरी 2024 के दिन लॉन्च किया गया था। ये इस साल का पहला मिशन है, इसलिए मैंने इसकी बात की कि इसे कब लॉन्च किया गया, 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। PSLV C58 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा ब्लैक होल है उसकी स्टडी के लिए इसे पहुंचाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्सपोसैट के बारे में, पूछ लेगा PSC 1 जनवरी 2024 के दिन भारत सरकार द्वारा या इसरो के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, तो उसका नाम था एक्सपोसैट, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्लैक होल की स्टडी करना। तो ये क्या है, हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां थी जो करंट की भी थी और साथ साथ हमने पहले की बात की। यहीं से आपके एग्जाम में आएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा डीप में जाएंगे परेशान हो जाएंगे। बुक वालों ने 100 पेज 500 पेज छापे हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मेरा मानना है कि इतना पढ़ लीजिए। पेपर में आता है तो आपका भला, नहीं आता है तो किसी का भी नहीं आएगा। बनेगा तो आपसे बनेगा, नहीं बनेगा वो प्रश्न किसी से नहीं बनेगा। ये अपने माइंड में माइंड सेट रखिए। कभी आप इतना नहीं सोच पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप सबकी तरह बाहर निकल जाएंगे। आपको जो आता है उसे अच्छे से करना है। जैसे इसरो का मुख्यालय पूछ लिया, अब आधे बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कृष्णा सर ने तो आपको पढ़ाया है, आपको पता है क्या पढ़ाया है कि सर बेंगलोर कर्नाटक में उसका मुख्यालय है, पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप कहाँ पर लगा के जाएंगे, उसे केरल में या नई दिल्ली में उसका क्या लगा के जाएंगे, मुख्यालय लगा के आएंगे। अब इसमें गलती किसकी होगी, आपकी होगी,
क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट बेकार था। अब ये प्रश्न सब बनाएंगे, कभी आपने गलत कर दिया आप बाहर हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो आपको आता है उसे बार बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। अब देखिए स्पेस सेंटर है कुछ इसरो के, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में है, आपको याद रखना है। फिर लिक्विड वाला याद मत रखिए। सतीश धवन स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा, कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में है। फिर याद रखिएगा कि इसरो का एक केंद्र, किसका? इसरो का एक केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में भी स्थापित किया गया है, ठीक है। इसरो रिसर्च सेंटर का पूछ सकते हैं कि इसरो का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है भोपाल में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, इतना नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पूछेगा वो तिरुवनंतपुरम में लगा के आना। सतीश धवन स्पेस सेंटर पूछेगा श्रीहरिकोटा में लगा के आना। इसरो सैटेलाइट सेंटर पूछेगा बेंगलोर में बता के आना। फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पूछेगा तो हैदराबाद में लगा के आना, जो कि कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? देहरादून में। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? हैदराबाद में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? देहरादून में। कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश में पूछेगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है या क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, तो आपको बता के आना है भोपाल में यहाँ स्थित है, ठीक है। बकानिया भोरी के जब आप आगे जाएंगे बेरसिया रोड पे तो आपको क्या मिलेगा? इसरो का मुख्यालय मिलेगा, ठीक है। तो ये सब हमने क्या कर लिया? मेनली पढ़ लिए स्पेस सेंटर के बारे में भी। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है। कभी पूरा याद हो रहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हमने क्या देख लिया कि भारत के उपग्रह के बारे में पूछा, उपग्रह के क्षेत्र में भारत की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में भी हमने बात की। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में, ठीक है। सीधा फैक्ट पूछेगा कहाँ पर स्थित है, उतना ही आपको याद रखना है। तो देखो सबसे पहले आता है CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, सेंटर रिसर्च फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में ये पूछेगा। इसकी स्थापना 1942 में होती है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब पूछेगा CSIR का मुख्यालय कहाँ पर है? जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है तो वो नई दिल्ली में, उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर रक्षा अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछेगा, जो रक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए जो हमारी मिसाइल वगैरह बनाते हैं वो कौन बनाता है? रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO बनाता है, जो इसकी स्थापना 1958 में की जाती है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके जो निदेशक या अध्यक्ष हैं उनका नाम है कामत जी। कामत क्या है? एस कामत इनका पूर्ण नाम है, ठीक है। अब आगे आइए, कुछ हम संस्थानों को देख लेते हैं। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो क्या कर रहा है? रिसर्च का काम कर रहा है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पूछेगा तो देहरादून में, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर पूछेगा भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। फिर पूछेगा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। फिर पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल या कोलकाता में स्थित है। फिर पूछेगा भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं मसूड़ों का जो संस्थान है वो कहाँ पर है? झारखंड के रांची में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आप सभी को पता है, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में, उत्तराखंड के में। फिर पूछेगा सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में। सेंटर प्लांटेशन फसल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? केरल में। सेंट्रल आलू रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में, यानी सेंट्रल पटेटो रिसर्च सेंटर हम इसे बोलेंगे। ये कहाँ पर है? मेनली शिमला में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ाने का ज़्यादा मतलब नहीं है, इन्हें बार बार देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, पढ़ते रहिएगा जाओ उससे पहले। फिर पूछेगा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झारखंड में है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में।
फिर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु में है, यूपी मत लगा के आ जाना। कहाँ पर है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? चेन्नई के तमिलनाडु में। फिर गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी विषाणु अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के में। MPPSC ने पूछा था, क्यों पूछा था? क्योंकि जब हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैला था तो मोदी जी अधिकतर बार गए थे इस संस्थान में, इसलिए इसे पूछा गया था। फिर जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पश्चिम बंगाल में। सेंट्रल गिलास एवं सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में। सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात में। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन पंजाब में। सेंट्रल विज्ञान बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। एक मेट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल का कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर देखिए कुछ परमाणु अनुसंधान की बात करते हैं तो देखिए न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान 1954 मुंबई में स्थित है। यह भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संस्थान था। फिर हेवी एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है? गुलमर्ग हिमाचल में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कल्पक्कम तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर केगा एटॉमिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक में। मद्रास एटॉमिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पावर प्रोजेक्ट ही आप बोल लो। फिर काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में जो है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। सिंहभूमि झारखंड में। क्यों है यहाँ पर? क्योंकि सर यहाँ की एक जादूगोड़ा की खान है जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसीलिए यहाँ पर यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। फिर तारापुर एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? तारापुर मुंबई में बनाया गया। एक राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, यह कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है, जिसे हम RR केट के नाम से जानते हैं। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। अब मध्य प्रदेश में मैंने आपको 2 जगह बताई थी, यहाँ पर परमाणु अनुसंधान या परमाणु विद्युत केंद्र बनाए जा रहे हैं। उन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में बात करी। एग्जाम में यहीं से आएगा। ज़्यादा पढ़ना है ज़्यादा पढ़ सकते हैं, पर मेरा मानना है इतना ही आप स्क्रीनशॉट लेके बार बार पढ़ते रहिए। अब हम बात करते हैं सतत विकास की अवधारणा के बारे में। अब सर सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो देखिए सतत विकास की अवधारणा की देखो एक डेफिनेशन पढ़ लो। क्या बोल रहा है? सतत विकास और मानव विकास का एक दृष्टिकोण है। उद्देश्य क्या है? भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आज हम जी रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ का हम उपभोग कर रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार से उन वस्तुओं का उपभोग कर पाए। जैसे आज हम पर्यावरण के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, स्वच्छ वायु, तो ऐसी ही वायु हमारी भविष्य की पीढ़ी भी ले पाए, इसी के लिए क्या बोला जाता है? मेनली सतत विकास की अवधारणा यही कहती है। क्या बोलती कि जिस प्रकार से हम वर्तमान में किसी भी चीज़ का उपयोग कर पा रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार उन्हीं वस्तुओं का वैसा ही इस्तेमाल कर पाए जैसा हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उसी बात को सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास का सर्वप्रथम शब्द कब इस्तेमाल किया गया था? 1980 में सर्वप्रथम सतत विकास शब्द का इस्तेमाल किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अब देखिए सतत विकास के तहत 2 एजेंडे आए। एक एजेंडा 21 आया और एक एजेंडा 30 आया। तो एजेंडा 21 की बात करते हैं कि जब पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हो रहा था, यूनाइटेड नेशन का एक पर्यावरण के ऊपर एक सम्मेलन हो रहा था 1992 में। कहाँ पर? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में कहाँ हो रहा था? सम्मेलन हो रहा था। उसमें 178 देश शामिल थे। उस दौरान एजेंडा 21 की बात की गई और उसमें बात की गई कि हमें सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट को क्या करना है? प्राप्त करना है, यानी हमारे जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करना है। फिर उन्होंने बोला कि आपसी
हितों को याद में रखते हुए क्या करना है आपको, मेनली सतत विकास को बढ़ावा देना है। फिर उन्होंने बोला कि सभी जितनी भी है सरकारें हैं, मतलब पूरे विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, उनको एजेंडा 21 कुछ उद्देश्य बनाना चाहिए सतत विकास के लिए। तो उसमें मेनली क्या कहा गया है कि जितनी भी स्थानीय सरकारें हैं उनको एजेंडा 21 के तहत 21 कुछ ऐसे प्रोग्रामों को लॉन्च करना चाहिए जिसका हमारा सतत विकास में क्या होगा, हमेशा सहयोग होगा। तो एजेंडा 21 को आपको याद रखना है, किससे संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। यूपीएससी ने पूछा यहाँ से प्रश्न, इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि अपने एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो किस सम्मेलन में इसे सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो 1992 में जब पर्यावरण के ऊपर सम्मेलन हो रहा था, कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में, वहाँ पर 1992 में सम्मेलन हो रहा था। उस दौरान एजेंडा 21 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। फिर दूसरा आता है एजेंडा 2030। क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र जो कि यूनाइटेड नेशन है, उसकी 70वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, 2015 में इसकी क्या की जाती है, बैठक का आयोजन किया जाता है यूएन का। अब इसमें क्या होता है कि ये एक रिपोर्ट लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस रिपोर्ट का नाम क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी रिपोर्ट का नाम रहता है। अब इसमें इन्होंने इस रिपोर्ट को लेके आए और इन्होंने बोला कि हम कुछ 17 आपको क्या दे रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे रहे हैं, यानी सतत विकास के हम कुछ लक्ष्य दे रहे हैं, कुल कितने, 17। और उन सभी गोल्स को हमको कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक प्राप्त करना है। तो इन्होंने कुल कितने गोल दिए, पेपर में आएगा कि 17 गोल दिए थे। कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य। सर वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, हमें एक बार उनकी बात बता दी। देखो आपसे याद तो होगा नहीं, कभी याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। पहला है नो पॉवर्टी, यानी निर्धनता को हमें समाप्त करना है। फिर जीरो हंगर, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ये क्या था, सतत विकास के अंतर्गत दूसरा लक्ष्य था। पहला आपको याद रखना है पॉवर्टी, पेपर में पूछा जा सकता है गरीबी सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत कौन से नंबर पे, तो पहले पे। फिर पूछेगा जीरो हंगर किस नंबर पे, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, दूसरे नंबर पे। फिर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी अच्छे स्वास्थ्य की भी बात करी गई सतत विकास के अंतर्गत। क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई कि कुछ अच्छी शिक्षा देना है हमें, अच्छी शिक्षा यानी जिससे सर्वांगीण विकास हो सके ऐसी हमें शिक्षा प्रदान करना है। फिर जेंडर इक्वालिटी, यानी मानव में जितनी भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो होते हैं हमारे, मैंने पुरुष और महिला में कोई भी विभेद नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई कि स्वच्छ पानी और स्वच्छ स्थान की इन्होंने बात की। फिर इन्होंने एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, यानी जितनी भी स्वच्छ ऊर्जा है जैसे कि सौर ऊर्जा वगैरह, वो हमें क्या मिल सके, एफोर्डेबल, यानी अपनी हम जितने पैसे दे सके उसके अंदर हमें मिल सके। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छे कार्य करना है जिससे हमारा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इंडस्ट्री के अंतर्गत हमें इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। फिर 10वें में बात करता है रिक्वायर्ड रिड्यूस इनइक्वलिटीज, यानी जितने भी विभेद हैं हमारे यहाँ उनको हमें समाप्त करना है, यानी दो लोगों में अमीरी गरीब के अंतर्गत जो भी विभेद है उसे समाप्त करना है। लड़का लड़की में जो विभेद है उन्हें समाप्त करना है। फिर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिकेशन की बात करी, यानी कि एक अच्छी स्मार्ट सिटीज़ हमें डेवलप करना है। इसी के तहत हमारे यहाँ क्या हुआ है, स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम लाया गया है। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी आपको रिस्पॉन्सिबल होकर प्रोडक्शन करना होगा, जितनी की खपत है उसकी बात की। फिर क्लाइमेट एक्शन के लिए, यानी वर्तमान में प्रदूषण फैल रहा है तो उसे कम करने के लिए आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, उसकी बात की। 14वें में बोला लाइफ बिलो वाटर, यानी ब्लू इकोनॉमी की बात की। ब्लू इकोनॉमी, लाइफ बिलो वाटर, यानी क्या हो रहा है कि पानी के अंदर की जितनी भी लाइफ है उनकी बात की गई। तो जैसे मछली उत्पादन पानी में होता है, तो क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी एक शब्द इस्तेमाल होती है जो कि ओशियन से संबंधित है, यानी महासागर से संबंधित है, तो उसे ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत लाया जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। फिर लाइफ ऑन लैंड, यानी जमीन पर हम एक अच्छा जीवन दे सकें, उसकी बात की गई। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट, यानी पीस और जस्टिस के लिए, यानी शांति और आपके जस्टिस के लिए इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई। पार्टनरशिप फॉर गोल्स, ये एसडीजी जो सतत विकास लक्ष्य हैं 17 उनको
लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या बोली गई, पार्टनरशिप की बात भी की गई। तो ये 17 गोल्स थे जो सतत विकास के अंतर्गत क्या रखे गए हैं, शामिल किए गए हैं। इनको याद रखना है। कब तक इन्हें हमें हासिल करना है, 2030 तक हासिल करना है। अब सतत विकास के अंतर्गत एक 5P की बात की जाती है, 5P एजेंडे की बात भी की जाती है 2030 के जो हमारा लक्ष्य है। उसमें एक P का अर्थ है पीपुल, दूसरे का है प्लानेट, तीसरे का है प्रोस्पेरिटी, चौथे का है शांति और पांचवे का है पार्टनरशिप। ये यूपीएससी ने पूछा था कि भैया जो सतत विकास के अंतर्गत एजेंडा 2030 के अंतर्गत 5P हैं, उन 5P का अर्थ क्या है। तो एक का अर्थ है पीपुल, एक का अर्थ है प्लानेट, एक का अर्थ है प्रोस्पेरिटी, एक का है पीस और एक का है पार्टनरशिप। यानी आप देखो पीपुल क्या है कि भैया लोग में क्या है कि बिल्कुल भी हमें क्या करना है, गरीबी और भूखमरी को क्या करना है, समाप्त करना है, इनको समानता का अधिकार देना है, इन सब की बात करें। फिर प्लानेट ग्रह की जिस प्रकार आप वर्तमान में प्लानेट पे जो पेड़ वगैरह इन सबका उपभोग कर रहे हैं, उस प्रकार आपको क्या करना है, इन पेड़ों को बढ़ावा भी देना है और हमारे प्लानेट को स्वच्छ और क्या रखना है, स्वस्थ रखने की बात करें। फिर समृद्धि की बात करते हैं कि जब पीपुल अच्छे से रहेंगे यानी लोग अच्छे से रहेंगे, प्लानेट भी हमारा खुश रहेगा तो प्रोस्पेरिटी आएगी, तो हमें प्राकृतिक रूप से, आर्थिक रूप से सब हमें क्या करना है, समृद्धि मिलेगी। फिर शांति की बात की कि जब हमें ये तीन ही चीज़ मिल जाएंगी तो उसके बाद विश्व में शांति के लिए हम काम करेंगे। फिर उसके बाद भागीदारी कि अब शांति मिलेगी तो हर देश एक दूसरे का सहयोग करके पार्टनरशिप के बाद आगे बढ़ेगा। यही सभी 5P के बारे में क्या सतत विकास के अंतर्गत बात की गई थी, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है कि मेनली जो 3 टॉपिक थे, उपग्रह वाला, वैज्ञानिक संस्थान और सतत विकास को हमने कंप्लीट करा। इससे रिलेटेड कुछ MCQ है, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, पेपर में आ सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो सबको पता है 15 अगस्त 1969 को। फिर PSLV का पूर्ण रूप क्या है, तो पोलार लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल, आपको ऐसा याद रखना है। हिंदी में करेंगे, याद नहीं होगा तो मेरा यही मानना है कि पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंग्लिश में आपको याद रखना है। फिर आगे आइए, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए, तो आप सभी को पता है आर्यभट्ट उसका नाम था। कमेंट बॉक्स में बताना इसे कब लॉन्च किया गया था। इसरो के पहले सूर्य मिशन का नाम क्या है, तो आप सभी को पता है आदित्य 11 पहले सूर्य मिशन का नाम है, सितंबर 2023 में से लॉन्च किया गया। फिर आगे चंद्रयान मिशन की तिथि क्या थी जब इसे लॉन्च किया गया था, तो कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 के दिन से लॉन्च किया गया। चंद्रयान मिशन के रोवर का नाम क्या था, तो मैंने क्या बताया था, जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास रोब होगा, तो उसका नाम क्या था, प्रज्ञान था। फिर लैंडर और रोवर मिशन का जीवन कब है, तो लगभग 14 दिन का इनका क्या था, लाइफ साइकिल थी, ये याद रखना। फिर चंद्रयान 3 के लिए किस संचार का उपयोग किया गया था, तो किसका किया गया था, GSLV मार्क 3 का इसके लिए क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। GSLV किया गया था ना, ठीक है। इसे क्या करना, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, वैसे GSLV मार्क 3 उसका राइट आंसर है। फिर देखिए चंद्रयान मिशन किस संस्था ने लॉन्च किया था, तो इसरो ने लॉन्च किया था। फिर आगे मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था, तो अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। फिर अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो एक ही जगह है हमारे यहाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में क्या देना है, उत्तर देना है। फिर आगे आइए, मिशन चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम क्या था, तो मैंने क्या बताया था, जो लैंड करेगी वो क्रमबद्ध तरीके से लैंड करेगी, तो क्या हो जाएगा, विक्रम। फिर आगे देखिए चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था, तो मैंने अभी हाल ही में बताया था 1980 में। सतत विकास के 3 स्तंभों में से केवल 2 को ही पूरा कर पाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, तो यानी 3 स्तंभ की बात कर रहा है। आर्थिक और पर्यावरण स्थिरता से व्यवहार आते हैं, सामाजिक और पर्यावरण स्थिरता से सहनीय आती है, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता से समता मूलक आता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है, यूपीएससी का प्रश्न है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो मैंने बताया था 1992 में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, उसमें एजेंडा 21 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। फिर पूछा है एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो सतत विकास से है, आप सभी को पता है, पर्यावरण, शिक्षा से, प्रदूषण भुगतान से, तो सतत विकास से है। फिर आगे आइए, संधारणीय विकास यानी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 तक का लक्ष्य मैंने हाल ही में आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किए,
कि ये 3 टॉपिक कंप्लीट करें, साथ में इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनकी भी हमने बात की। तो दोस्तों यहाँ पर आप इतना ही पढ़िए, इसका अगला पार्ट भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।